ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं सुजीत वाजपेयी, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऊपर हमारे माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय ने ये एक पहल करी है, जिससे आप सभी वो लोग जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय न्यायालय द्वारा आपको प्रदान की जा रही विधिक सहायताओं के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, उन सभी तक इन सहायताओं की सूचना घर घर तक पहुंचाई जा सके, इसके लिए ये एक सार्थक पहल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा की गई है। शुरू करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम आगे DLSA डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाम से संबोधित करेंगे, उसके बारे में दे देता हूं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सीतापुर, इसके अध्यक्ष माननीय जिला जज महोदय श्री मनोज कुमार तृतीय जी हैं, और हमारे पास में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA के सचिव अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय श्री अभिषेक उपाध्याय जी हैं। आप यहाँ पर सचिव DLSA हैं, और इसी के साथ अब हम आगे इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से DLSA काम करता है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सर, जो नाम हम प्रायः सुन रहे हैं विधिक सेवा प्राधिकरण, वो क्या चीज़ है? देखिए सुजीत जी, जैसे कि तमाम प्राधिकरण होते हैं, इसका मतलब होता है कि उनके पीछे एक स्टैचुरी बैकिंग होती है, और उसमें उस कहीं एक्ट में डिफाइन होता है कि उनका क्या वर्क है। तो उसी तरह हम लोग का जो है लीगल एड और लीगल असिस्टेंस फोकस्ड है, इसीलिए ये विधिक सेवा प्राधिकरण है। और इसके, जैसे कि आपने पहले बताया कि इसके अध्यक्ष जो हैं वो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय होते हैं। इसमें जिले के लगभग सारे अधिकारी इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं, और मेंबर सेक्रेटरी के रूप में जो है मैं बतौर सचिव की तरह काम कर रहा हूँ। जैसे सर ने अभी अपने व्याख्यान में एक शब्द एक्ट का उपयोग किया, तो इसी एक्ट से मेरे ध्यान में एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आता है। आइए सर से जानते हैं कि ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट क्या है। सर, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लॉ मेकर्स ने जो है बहुत से लीगल एड और लीगल डिफेंस की बात रखी है कि कोई आदमी जो है वो जेल में बिना अपने आप को रिप्रेजेंट किए वो ना रह जाए, गरीब जो है वो वंचित ना रह जाए। हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे वो बड़े विजनरी थे, तो उन्होंने ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी में, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में जो है लीगल एड को फंडामेंटल राइट भी बताया गया है, और लेकिन इन सब के पीछे कोई बैकिंग नहीं थी। तो 1987 में जो है ये एक स्टैचुरी बैकिंग के रूप में जो है एक एक्ट पास हुआ, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। ये पास हुआ था 11/10/87। अच्छा, इसमें ये कहा गया था कि ये एक्ट इफेक्टिव होगा जिस दिन गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, क्योंकि देखिए हमारी बहुत बड़ी आबादी है और हम उस एक्ट को बिल्कुल अक्षरशः अनुपालन कराने में हमें बहुत हैवी रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, और हम डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भी अपना रहे थे, डेवलपमेंट भी कर रहे थे, तो हमें और भी रिसोर्सेज कहीं ना कहीं और लगाने थे। इसलिए हमारा ये एक्ट जो है वो जाकर 9/11/95 को जो है ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि ये इफेक्टिव है पूरे देश भर, और 9/11/95 से हम प्रतिबद्ध हैं कि हम सबको लीगल एड, लीगल असिस्टेंस देंगे धारा 13 के अधीन, और हम ये भी देखेंगे कि लोक अदालत हो, ADR हो, यही सब चीज़ें हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में लिखे हुए हैं। अभी सर DLSA की तरफ से बहुत सारे काम कराए गए थे, और उसके बारे में ट्रैफिक के द्वारा, ट्रैफिक अनाउंसमेंट्स के द्वारा, होर्डिंग्स के द्वारा लोगों को सुनने में आया था। तो लोगों के सुनने में जो कुछ नए शब्द आए थे, DLSA, NLSA, SLSA, ये जो सामान्य परिपाटी में आज सुनने को मिल रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता क्या है, उनके अर्थ क्या है? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, NLSA जैसा कि नाम कहता है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो ये अथॉरिटी नेशनल लेवल पर, हमारे पूरे इंडिया लेवल पर ये बनाई गई है। इसके पेट्रन इन चीफ जो होते हैं वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं,
इसमें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो सेकंड इन कमांड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस, वो होते हैं। और ये पूरी पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ये ग्रांट देती है सालसा को, ये अपने पॉलिसीज़ बनाती हैं, अपने स्कीम्स बनाती हैं, और डीएलएसए और सालसा ये इनके दिशा निर्देशन में काम करते हैं। अब दूसरी बात, जो आप सालसा की बात कर रहे हैं, सालसा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। इसके जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हमारे हाई कोर्ट में जो सेकंड इन कमांड जस्टिस होते हैं, ऑनरेबल जस्टिस होते हैं, वो होते हैं। और वो हमें डीएलएसए को वर्क अलॉट करते हैं, क्या काम करना है, फंड्स अलॉट करते हैं, और हमारे जनरल सुपरविजन करते हैं सर। और डीएलएसए जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम होता है। ये डीएलएसए जो है ये ग्रास रूट लेवल पर काम करता है। जितने भी पॉलिसी नालसा सालसा बनाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डीएलएसए के स्तर पर किया जाता है। सर, जो विधिक सेवाएं हैं, न्यायालय का काम ही विधिक सेवा प्रदान करना है। तो जब हम ये देखते हैं कि विधिक सेवाएं सामान्य न्यायालयों द्वारा, चाहे वो मजिस्ट्रियल कोर्ट्स हों, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट हो, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट हो, इन सेवाएं जब विधिक सेवाएं इनके द्वारा प्रदान की जा रही थी, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ऐसे प्राधिकरणों की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, जिन संस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, न्यायालय, ट्रिब्यूनल्स, ये सेवा न्यायिक सेवाएं प्रदान कर रही हैं, लेकिन ये निःशुल्क नहीं है। इनकी असेसिबिलिटी, एक वकील हैं जो जिनको फीस देकर आप असेस करते हैं, लेकिन हर आदमी जो है इतना संपन्न नहीं होता कि वो पैसा देकर वकील नियुक्त कर वहाँ पर अपने वाद दायर कर सके। तो उनको अपने फोरम में उनको इन फोरमों में अपने केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो निःशुल्क हम लोग की तरफ से प्रदान की जाती है, और यही विधिक सेवा का, निःशुल्क विधिक सेवा का अर्थ है। सर, हालांकि मैंने सर का इंट्रोडक्शन और ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब का इंट्रोडक्शन पहले दे दिया है, लेकिन एक बार मैं सर के मुंह से भी जानना चाहूंगा कि ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किसके दिशा निर्देश में काम करता है और आप यहाँ पर किस पद पर हैं, आपका क्या कार्य है? देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो नालसा की डायरेक्शन है उस पर सालसा को आता है। सालसा जो है वो डीएलएसए को भेजती है। एक जनरल डायरेक्शन हो गया। लेकिन हमारे जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश होते थे, जो हमारे रोज के कार्यों को देखते हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय श्री मनोज कुमार तृतीय साहब हैं, वो हम लोग को देखते हैं, हमारे वर्क का एलोकेशन करते हैं, रोज़ पूछते हैं कि आपने क्या काम किया, क्या एफर्ट लगा रहे हैं, क्या स्कीम्स हैं। और इस समय मैं जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव, पूर्णकालिक सचिव का कार्य देख रहा हूँ। वैसे मैं जेएस कैडर का हूँ, एडीजे एफटीसी में काम करता हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब सर से कार्यों के बारे में पता करते हैं, तो मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य आखिरकार हैं क्या? देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बहुत आयामी कार्य हैं, और हमारी नालसा की सबसे पहले तो मैं नालसा से लेकर चलूँगा। हमारी नालसा की 10 स्कीमें हैं, जो जैसे डिज़ास्टर को लेकर स्कीम है, ट्रैफिकिंग को लेकर स्कीम है, एसिड विक्टिम को लेकर स्कीम है, हमारी मेंटल हेल्थ को लेकर स्कीम है, हमारी वुमेन के लेकर स्कीम है, हमारी लगभग हर एरिया में जो है टबैको को लेकर स्कीम है, नशा मुक्ति को लेकर स्कीम है। हर एरिया में नालसा की कोई ना कोई इन 10 स्कीमों से आच्छादित है। तो एक तो हम उस स्कीमों के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार और उसका इम्प्लीमेंटेशन वो कराते हैं। दूसरा हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि जो हमें स्पेशल स्कीम्स आती हैं करने के लिए वो हमें करना है। कभी कभी सालसा और नालसा हमसे कहती है कि आप स्पेशल स्कीम्स के तहत ये काम करें। अच्छा, लेकिन जो हमारी संस्था का जो स्पिरिट है वो है लीगल एड और लीगल असिस्टेंस। तो हम उन जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, जो ऐसा तकबा जिन्हें न्याय से वंचित है, उनको हम धारा 13 के अधीन एक जो है वो लीगल एड प्रदान कराते हैं। हमारे क्या देखिए पैनल लॉयर्स हैं, करीब 128 पैनल लॉयर्स हैं, हमारे 4 एलडीसी के वकील हैं, और हमारे
हम 4 एलडीसी के वकील हैं, हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं। तो ये सब लोग मिलकर जो है सबसे पहले पीपल को कनेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूशन से, और जो रिड्रेसल मैकेनिज्म जो कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, राजस्व न्यायालय, जो इंस्टीट्यूशंस बैठी हुई हैं, तो ये एक कनेक्टिविटी का माध्यम बनते हैं और हम लोग बीच में कनेक्ट करते हैं उनको। तो लोगों को न्यायपालिका से कनेक्ट कराना डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम है। सर, ये जो लोगों को न्यायालय से कनेक्ट कराना है, ये किन लोगों के लिए कार्य करता है? क्या सभी लोग इसके पात्र हैं या कुछ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है? नहीं, देखिए सुजीत जी, ये जो धारा 12 नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 का एक्ट कहती है, वो उसने बताया है कि कौन कौन लोग जो हैं अहर्य हैं। तो उसमें एक तो सबसे पहले महिलाएं हो गई, एससी महिलाएं और बच्चे हो गए, एससी एसटी हो गए, जो कोई व्यक्ति जो जेल में निरुद्ध है या कहीं साइकेट्रिक होम में है, कहीं कोई ऐसे आश्रय आवास में रह रहा है जो सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर डिजास्टर का मारा हुआ है, या उसकी आय जो है वो 3 लाख रुपए से कम है। अच्छा, यहाँ पर आय का जो है वो अगर एफिडेविट भी देता है तो हम लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये है, लेकिन इसमें इन सब अगर आप फिगर्स को देखिए तो अब आप ये कहेंगे कि ये तो 80% हमारी कोर्ट की आबादी को आच्छादित कर रहा है जी। और क्या हम सक्षम हैं अपने 80% आबादी को लीगल एड देने के लिए? तो देखिए, इसके लिए ये है कि हाँ भी और नहीं भी। हाँ इस तरीके से, क्योंकि हमारे सेक्शन 13 जो है वो ये कहता है कि आप उन्हीं को लीगल एड देंगे जिसका प्राइमा फेसाई केस होगा। तो हम पहले रिव्यू करेंगे कि उसका प्राइमा फेसाई केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रिवलेस लिटिगेशन में आ रहा है या एक्सपेंसिव लिटिगेशन कर रहा है, वो ज़बरदस्ती का लिटिगेशन कर रहा है। तो ये भी हम लोग को देखना है। अगर वो सेक्शन 13 के तहत अगर वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है और हमारे पैनल को ये लगता है कि ये अहर्य हैं, तो हम उन्हें फ्री लीगल एड दे देंगे। सर, ये जो फ्री लीगल एड दे देंगे, लोग हमारे पास आएंगे, हम उनको न्यायालय से कनेक्ट करेंगे, ये सारी जो टर्म्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो एक टर्म है, ये बड़ा फैंसी सा साउंड कर रहा है। जो दूसरी चीज यहाँ पर लाई करती है वो है एक्सेसिबिलिटी। क्या आसानी से लोगों की पहुंच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक है? जैसे कि सरकारी मैकेनिज्म के बारे में लोगों की एक धारणा है कि आप वहां पर जाएंगे तो बाहर आपको रोक दिया जाएगा, समय लेना पड़ेगा। तो अगर आदमी आपके पास अपनी समस्याएं लेकर आता है तो क्या आसानी से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी तक, आप तक, हम लोग जो आगे के पैनल लॉयर्स आपने बताए हैं या हम लोग जो एलडीसीज हैं, क्या हम लोगों तक उनकी एक्सेसिबिलिटी है? क्या वो आसानी से पहुंच सकते हैं? बिल्कुल आसानी से। देखिए, हमारे कुछ फ़ोन नंबर्स भी हैं जो हम डिस्क्रिप्शन में आपको बता देंगे। हमारे जो बाबू हैं ऋषिकेश श्रीवास्तव और राणा सिंह का, उनका फ़ोन नंबर जो है वो आप डिस्प्ले कर दीजिएगा इसमें। और मैं यहाँ पर जो है 10 से 12 बैठा रहता हूँ और कोई भी मुझसे निसंकोच मिल सकता है। एक प्रार्थना पत्र वो मुझे दे सकता है, मेरे ऑफिस में दे सकता है, मेरा फ्रंट ऑफिस हमेशा चलता रहता है। मेरे अध्यक्ष से मिलना हो तो उनसे भी मिल सकता है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से मुझे सूचना भेज सकता है, मेल के माध्यम से भेज सकता है, सालसा में दे सकता है, और वो नालसा को भेज सकता है, नालसा के पोर्टल पर डाल सकता है। तो हम लोग हमारे पीएलवी से मिल सकता है। हमारे 75 पीएलवी हैं जो विभिन्न तहसीलों में फैले हुए हैं, और वो अधिवक्ता व्यवसाय करने वाले किसी भी अधिवक्ता से पूछ सकता है कि ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का दफ्तर किधर है, बस मुझे वहां तक पहुंचा दीजिए। वहां पर पहुंचने के बाद हम लोग उसका केयर टेकिंग कर लेते हैं। सर, आपने फोन नंबर की बात की, पोर्टल पर डालने की बात की, मेल पर डालने की बात की। भारत में, भारतीय समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही निम्न वर्ग के हैं, इकोनॉमिकली इतने ज्यादा अक्षम है वो कि वो फोन भी नहीं जानते। वो कंप्यूटर तो बहुत बड़ी चीज है, ईमेल, पोर्टल, ये सब तो उनके लिए बहुत ही, ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ही आगे की चीज है। तो क्या ऐसा इंसान जिसके पास केवल, अगर सीधे कहा जाए तो केवल उसके 2 पैर हैं और एक साधारण सा जीवंत दिमाग है और उसके साथ उसकी केवल समस्याएं हैं, क्या वो व्यक्ति भी आपसे संपर्क कर सकता है? अगर हाँ, तो कैसे कर सकता है? देखिए, बिल्कुल वो कर सकता है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो उसके 2 पैर नहीं भी हैं तो भी वो कर सकता है,
कि वो कई ऐसे केसेस हुए कि हम लोग के पास एप्लीकेशन आती है, हमारा जो पीएलवी है वो हमारे ज़िले में फैले हुए हैं, वो हमारे पीएलवी से संपर्क कर सकते हैं। पीएलवी को हम लोग रोटेशन में तहसील पर, उनके ब्लॉक ऑफिस में और थानों पर, गाँव में भेजते रहते हैं। वो गाँव के, जब हमारा ज़्यादा प्रचार प्रसार हो जाएगा तो कम से कम वो गाँव के अपने प्रधान से बात कर सकता है। एक बार वो अगर हमारा नाम जानता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम जानता है और वो कनेक्ट होना चाहता है, तो वो बड़े आराम से कनेक्ट हो सकता है। मित्रों, अभी आपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के इंट्रोडक्टरी वीडियो का पहला पार्ट देखा, जो कि माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय के समय की अनुपलब्धता के चलते हमें बीच में स्थगित करना पड़ रहा है। इसके साथ ही इसके दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और विस्तार में आपके लिए क्या कर सकता है, उसकी कितनी शाखाएं हैं, कितने लोग उसके साथ काम करते हैं, किन किन क्षेत्रों में वो काम कर सकता है और आपकी अधिक रूप से किस प्रकार कहाँ विधिक रूप से सहायता कर सकता है। विश्वास न्याय का सबके लिए, अपने इस हिंदुस्तां पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है।